हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे गुलिक एंड उर्विक का जो कंट्रीब्यूशन था क्लासिकल थ्योरी में, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने हेनरी फायोल के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। क्लासिकल थ्योरी में हेनरी फायोल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, जो एलिमेंट्स बताए, जो एक्टिविटीज थी, वो सब हमने पढ़ा। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे गुलिक एंड उर्विक के कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि जो ये थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी थी, ये पीक पे कब थी? जब गुलिक एंड उर्विक का के पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाली बुक पब्लिश हुई थी 1937 में, तब ये थ्योरी बिल्कुल पीक पे थी। और ये जो क्लासिकल थिंकर थे गुलिक एंड उर्विक, इन्होंने आगे जो हेनरी फायोल का जो आइडिया था उसी को ही आगे इन्होंने एलोबरेट किया था। तो जो गुलिक है उन्होंने आगे फर्दर 10 प्रिंसिपल्स की बात करी थी। जैसे फायोल थे, फायोल ने 14 प्रिंसिपल्स की बात करी। तो गुलिक स्पेसिफाइड द फॉलोइंग 10 प्रिंसिपल्स। ओके, सो द वेरी फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन। फायोल ने भी इसके बारे में बात की थी कि डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन के बारे में। द सेकंड इज बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड is coordination through hierarchy, deliberate coordination by ideas, coordination through committees. Next is decentralization or holding company idea, unity of command, staff and line, delegation, स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ये 10 प्रिंसिपल्स थे जिनके बारे में गुलिक ने स्पेसिफाई किया, बताया। हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू गुलिक, देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो है डिवीजन ऑफ वर्क, की काम को बांटा जाए। ठीक है, तभी हम एक स्पेशलाइजेशन आएगी, तभी एक्सपर्टीज की तरफ हम बढ़ेंगे। ओके, दस ही रोट वर्क डिवीजन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने कि जो काम को बांटना है, वर्क डिवीजन है, वही एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन है। ओके, सो ये वन लाइनर, ये एक एज ए डेफिनेशन पूछ सकते हैं यूजीसी नेट वगैरह में। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हु सेड वर्क डिवीजन इज फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या हु रोट। तो द आंसर विल बी गुलिक। ओके, so next, division of work and integration are the bootstrap by which mankind lift itself in the process of civilization। तो ये कथन भी गुलिक ने कहा था। गुलिक आइडेंटिफाइड द 4 बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने 4 बेस बताए डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें द वेरी फर्स्ट वन इज पर्पस, प्रोसेस, पर्सन्स एंड प्लेस। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर मेनली 4 चीजें होंगी। एक तो पर्पस, कि वो उसका काम का क्या होगा। ठीक है, प्रोसेसेस, देन पर्सन, और उसके बाद आएगा प्लेस। ठीक है, तो ये आपने इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन्स एंड प्लेस। ओके, ही कॉल्ड इट 4P फॉर्मूला। ओके, तो इसको उन्होंने 4P फॉर्मूला भी कहा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू गुलिक द एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ 7 प्रिंसिपल्स। जो गुलिक है उन्होंने 7 एलिमेंट्स भी बताए एडमिनिस्ट्रेशन के। ही कॉइंड द एक्रोनिम पोस्ट डिकॉर्ब। ठीक है, पोस्ट डिकॉर्ब की जो इसकी एक फुल फॉर्म है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ओके, तो गुलिक ने बताया कि ये 7 एलिमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो उर्विक ने 8 प्रिंसिपल्स दिए। उर्विक स्पेसिफाइड 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी यूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है कि जैसे हेनरी फायोल ने 14 वहां पे उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, गुलिक ने 10, तो उर्विक ने 8 प्रिंसिपल्स दिए। तो द वेरी फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एक प्रिसाइज पर्पस हो, एम हो। ठीक है, शुड हैव एक्सप्रेस्ड पर्पस। प्रिंसिपल ऑफ correspondence at all level, authority and responsibility must be coterminous and co-equal. Principle of responsibility, thus the superiors must take absolute responsibility for the work of their subordinates। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ correspondence, प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्केलर प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल की एक जो सुपरवाइजर है वो कितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है, ठीक है। नो नंबर ऑफ सुपरवाइजर कैन सुपर डायरेक्टली द वर्क ऑफ मोर देन 5 और एट मोस्ट 6 प्रिंसिपल हुज वर्क इंटरलॉक, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि एक जो सुपरवाइजर है वो 5 से 6 सबऑर्डिनेट्स का काम देख सकता है, कंडीशन ये है कि उनका काम इंटरलिंक्ड हो, ओके। सो द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, principle of coordination, principle of definition. So these are the principles, 8 principles that Urvik has specified, okay. Next हम बात करेंगे later in 1943 Urvik published the most famous book The Elements of Administration, ठीक है। बुक्स का आपने ध्यान रखना है, यूजीसी नेट में पूछा जाता है बुक्स वगैरह के क्वेश्चंस, ये मोस्टली आते हैं, मैचिंग में आ जाते हैं या फिर वैसे ईयर का पूछ लेता है कि कौन से ईयर में कौन सी बुक पब्लिश हुई थी। तो द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश हुई 1943। इन दिस ही इनशिएटेड अनदर सेट ऑफ 29 प्रिंसिपल, इसके अंदर इन्होंने 29 प्रिंसिपल्स दिए जिसमें जो डिराइव्ड थे, जो टेलर के जो प्रिंसिपल्स थे, जो हेनरी फायोल के जो 14 प्रिंसिपल्स थे, मुने एंड रिले के जो प्रिंसिपल, मतलब इन सारे जो थिंकर्स हैं इनके जो जो प्रिंसिपल्स थे उनसे कहीं डिराइव करके इन्होंने 29 प्रिंसिपल्स दिए। और वो जो 29 प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं: एप्लीकेटिव, एप्रोप्रिएटनेस, असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस, अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। तो these are the 29 functions, these are the 29 functions that Urvik had specified in his book The Element of Administration, okay। initially इन्होंने 8 principles दिए थे, later जो इनकी बुक थी ये एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्होंने 29 एलिमेंट्स को स्पेसिफाई किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मुने एंड रिले, ओके। तो मुने एंड रिले वर द फर्स्ट इन यूएसए टू फॉर्मुलेट द क्लासिकल थ्योरी इन 1931। तो ये यूएसए के अंदर पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने क्लासिकल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया व्हेन देयर बुक ऑनवर्ड इंडस्ट्री वाज पब्लिश्ड। तो 1931 में ये बुक इन्होंने पब्लिश की ऑनवर्ड इंडस्ट्री, और इसको बाद में रिपब्लिश किया इन्होंने 1939 में एक दूसरे टाइटल के साथ, रिपब्लिश्ड द सेम बुक अंडर अ न्यू टाइटल द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन्होंने चार प्रिंसिपल्स की बात करी मुने एंड रिले ने। द वेरी फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन में मुने क्या कहते हैं कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूड within itself all other principles which are subordinate to it and through which it operates। तो मुने ने यही बात कही कि जो कोऑर्डिनेशन है वो वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल है, और जो बाकी सारे जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, ओके। यहाँ पे यही बात इन्होंने बोली। He further observed coordination is no less than the determining principle of organization, the form which contain all other principles, the beginning and end of all organized efforts। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कोऑर्डिनेशन को एम्फेसाइज किया, ओके। इन्होंने जो डेफिनेशन दी कोऑर्डिनेशन की वो है मुने डिफाइंड कोऑर्डिनेशन एज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यू ऑफ कॉमन पर्पज, ठीक है। किसी कॉमन पर्पज को अचीव करने के लिए एक यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, ग्रुप एफर्ट है ये टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, ओके। सो द नेक्स्ट इज स्केलर प्रोसेस। स्केलर प्रोसेस को हम सिंपल भाषा में कहते हैं हायरार्की, ठीक है। मुने एंड रिले एम्फसाइज्ड हायरार्की इन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड कॉल्ड इट स्केलर प्रोसेस। To them it constitutes the universal process of coordination through which supreme coordinating authority operates throughout the whole organization। तो हायरार्की एक आपको पता ही है, हायरार्की मींस एक रैंक सिस्टम जिसके अंदर एक सुपरवाइजर, देन उसका एक सबऑर्डिनेट, फिर उसका सबऑर्डिनेट, ऐसे एक हायरार्की बनती है। तो इसको इन्होंने स्केलर प्रोसेस बोला। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्केलर प्रोसेस मुन एंड रिले ने किस चीज को बोला, तो हायरार्की, स्केलर प्रोसेस। आगे बात करते हैं हम फंक्शनल डिफरेंशिएशन की। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग काम, ठीक है। मुने एंड रिले हैव सजेस्टेड दैट द फंक्शनल प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड टास्क इनटू डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देम। फंक्शनलिज्म मींस द डिफरेंशिएशन बिटवीन काइंड ऑफ ड्यूटीज, ओके। जो उनकी ड्यूटीज हैं उनके उन अलग अलग होना उन ड्यूटीज का। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन।
The difference between colon generals and colon kernels is one of the gradation in authority and is therefore scalar. तो कहीं ना कहीं फंक्शन डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग काम का होना. लाइन एंड स्टाफ, इन्होंने लाइन एंड स्टाफ को भी डिफाइन किया. मुने एंड रिले सजेस्टेड द लाइन मैनेजमेंट शुड बी वेस्टेड विद अथॉरिटी टू गेट थिंग्स डन. ठीक है, लाइन एंड स्टाफ, लाइन जो मैनेजमेंट है उसके अंदर कहता है कि जो मेनली काम को करते हैं और स्टाफ उसको कहीं ना कहीं असिस्ट करता है उस काम को करने में. ठीक है, तो मुने रिले ने यही बताया कि उनको उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए काम को करने के लिए टू गेट थिंग्स डन. एट द सेम टाइम दे रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ स्टाफ इन प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन. तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो स्टाफ का रोल है एडवाइस करने, जो लाइन अथॉरिटी है उसको ओपिनियन देने के लिए, उसको एडवाइस, उसको असिस्ट करने के लिए, उसको भी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया. According to Mune, the staff is an expansion of personality of executive. It means more eyes, more ear, and more hands to aid them in forming and carrying out his plans. तो ये भी very important definition है. ये भी कई बार पूछ ली जाती है कि who said like the staff is an expansion of personality of the executive. It means more eyes, more ears and more hands. तो इस तरह की definitions यूजीसी नेट में पूछी जाती हैं. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे क्लासिकल थ्योरीज का. ठीक है, इसको क्रिटिसाइज किया गया, इसका सिग्निफिकेंस, इसके बारे में हम बात करेंगे. सो द नेक्स्ट इज क्रिटिकल इवोल्यूशन. द क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया कई ग्राउंड्स पे, इसको क्रिटिसाइज किया गया. तो इसमें मोटा मोटा अगर हम देखें तो एक तो इसको बोला गया कि अनसाइंटिफिक थ्योरी है, कोई भी इस पे जो इट इज एट दैट द थ्योरी वाज नॉट टेस्टेड, इसको टेस्ट नहीं किया गया अंडर साइंटिफिक कंडीशंस. तो कहीं ना कहीं कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन इस पे नहीं हुई. ओके, तो the critics said that the theory is full of inconsistency, tautologies, and lack of sophistication. Herbert Simon and Dwight Waldo stated the methods used by classical school were simply not scientific. तो साइमन और वाल्डो ने ये बोला कि जो ये थ्योरी थी इसके अंदर जो मेथड्स थे वो सिंपल मेथड्स थे, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की गई इसके अंदर. तो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन था. ठीक है, इसको इस वजह से इसको अनसाइंटिफिक थ्योरी भी बोला गया. ओके, सो क्रिटिसिज्म में जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, इट इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट नेग्लेक्टेड द ह्यूमन डायमेंशंस. तो कहीं ना कहीं इसमें जो ह्यूमन डायमेंशंस हैं, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो उनको नेग्लेक्ट किया गया. वारेन बेनिस रिमार्क्ड दैट द फोकस ऑफ क्लासिकल थ्योरी इज ऑन ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट पीपल. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया गया और जो ह्यूमन डायमेंशंस थी उनको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया गया. ओके, हेंस मार्च एंड साइमन हैव डिस्क्राइब्ड इट एज मशीन मॉडल. क्योंकि ह्यूमन डायमेंशंस पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया तो मार्च एंड साइमन ने इसको एक मशीन मॉडल की तरह डिस्क्राइब किया इस थ्योरी को. ओके, सो द क्लासिकल थ्योरी इज डिस्क्राइब्ड एज एटोमिस्टिक बिकॉज इट व्यूज human beings in isolation from fellow men, uh, in the organization. Similarly, it is described as voluntaristic because it believes that beings are immune to social control, that is controlled by groups. इसको कहीं ना कहीं थ्योरी एक मैकेनिस्टिक थ्योरी बताया गया बिकॉज इट फेल्स टू एक्सप्लेन द डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सो दीज ऑल आर द क्रिटिसिज्म दैट द क्लासिकल थ्योरी हैज फेस्ड. हेबर्ट साइमन ने इसको क्या बोला, मोस्ट क्लासिकल थ्योरी इज हेबर्ट साइमन इसके इंपॉर्टेंट क्रिटिक हैं. he described the principle of organization as proverbs, myths, slogans and pompous inanities. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लेते हैं यूजीसी नेट वगैरह में कि हु सेड द क्लासिकल थ्योरी इज जो प्रिंसिपल्स हैं क्लासिकल थ्योरी के वो प्रोवर्ब्स हैं, मिथ्स हैं. तो ये हेबर्ट साइमन ने इसको बताया था. he remarked the principles are not scientifically valid, thus do not have universal relevance. ठीक है, तो क्योंकि ये साइंटिफिक, जैसा हमने अर्लियर डिस्कस किया कि कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हुई कोई, तो इस वजह से
इनकी यूनिवर्सल रेलेवेंस नहीं है। ओके, द नेक्स्ट इज मोटिवेशन। जैसे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी उसमें यही था कि जो मॉनेटरी बेसिस पे हम मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी वर्कर को, किसी भी ह्यूमन जो वर्कर्स हैं जो, तो इसमें भी यही बात की गई कि जो इकोनॉमिक मैन का कंसेप्ट है, इट इज assumed that each worker to be economic man who is interested in maximizing his income. Accordingly, it has not taken any note of non economic factor हैं उन पे कहीं ना उनको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया गया। ओके, ये चीजें बाद में निकल के आई जब हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स हुए कंडक्टेड बाय एल्टन मायो, प्रूव्ड दैट वर्कर आर मोटिवेटेड नॉट ओनली बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स but also by non-economic factors also. Okay, so the next is classical theory है, वो normative theory है क्योंकि ये सिर्फ बात करती है it is concerned with what ought to be, कि क्या होना चाहिए, rather than what is, कि क्या है। Thus, unlike the behavioral approach, it did not study the actual behavior in the organization. ये actual organization के actual behavior को discuss नहीं करती, primarily it discuss with कि organization के अंदर क्या क्या होना चाहिए, what ought to be। ओके, सो ये एक स्टैटिक थ्योरी भी है, इसको स्टैटिक थ्योरी की तरह भी डिस्क्राइब किया गया क्योंकि जो एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस है उसके बारे में कोई इसमें बात नहीं हुई। ठीक है, जो लेटर द सिस्टम अप्रोच टू organizational analysis highlighted this drawback of classical theory. The classical theory was criticized on the ground that it deal only with formal organization and neglect the informal organizational process. तो क्लासिकल थ्योरी के अंदर जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं एक वेल डिजाइंड होता है। ओके, इट इज इट्स ऑब्जेक्टिव्स इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो रिफ्लेक्ट करती हैं सोशल रिलेशंस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, जो जो ग्रुप्स अपने एक इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनके उनके बारे में इस थ्योरी ने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, Chester Barnard and Herbert Simon observed that the actual behavior or organizational manner depart in many ways from the rationalistic behavior. तो behavior जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर है उनका बिहेवियर एक जो एक स्टैंडर्ड सेट किया उससे कहीं ना कहीं डेविएट होता है, मतलब इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं। उनके बारे में इस थ्योरी के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुई। अकॉर्डिंग टू क्रिस इर्गिस, देयर इज अ बेसिक इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन द नीड्स ऑफ ए मैच्योर पर्सनालिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन। Such principles make some passive dependent. So these all are the criticism that the classical theory has faced. J.G. Marsh and Herbert Simon have pointed out the following limitations. The motivational assumptions of the theory are improper. The role of intra-organizational conflict of interest has received little appreciation in this theory. The theory has given a little consideration to constraints placed on the man by complex uh, information processing system. The role of cognition in task identification and classification received little attention to the theory. The theory has given little attention to phenomenon of program evaluation. So these are the limitations that are given by March and Simon. V. Subramaniam, in his article entitled as The Classical Organization Theory and Its Critiques, has mentioned the following two limitations. It appear to be common sense proposition which do not appeal to intellectual curiosity of the scholars of administration. Thus there is a lack of sophistication. इसके अंदर कहीं ना कहीं sophistication की कमी है, जो intellectual curiosity जो है उसको ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट नहीं करता। It is concerned only with the problems of management and not with other operational problems in the organization। की operational जो problems organization के अंदर आती हैं उनकी ही बात हो रही है इसमें। other than जो operational problems हैं वो कहीं ना कहीं discussion उन पे नहीं हुआ। hence it display a pro management bias। और अब बात करते हैं significance का। these are the limitations। what are the significance? Classical theory, despite its limitations, made a significant contribution to the evaluation of organization theory and administrative thought। जो एक administrative thought था, क्योंकि उस टाइम जो दौर था 1887 में जब वुडरो विल्सन का वो ऐसे आया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट था वो ग्रो कर रहा था, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, उसका जो क्लासिकल थ्योरी में भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो कहीं ना कहीं जो ये सब्जेक्ट था उस पर बात चल रही थी, ये आर्ट है, ये साइंस है, क्या है, ठीक है, ये पोल साइंस का पार्ट है या फिर मतलब इस तरह से एक देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो कहीं ना कहीं क्लासिकल थ्योरी ने क्रूशियल वहां पे रोल प्ले किया। सो द क्लासिकल थिंकर जो थे डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेशन इनटू अ साइंस, इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक साइंस की तरह डेवलप किया। इट वाज कंसिडर्ड हेरिथो एन आर्ट, इससे पहले क्या एक आर्ट माना जाता था इसको। thus it provided an answer to call for a science of administration by Woodrow Wilson, the father of public administration. Okay, so the next is the classical writers were the first to propound the idea of administration itself. uh, it itself is a separate activity which deserve intellectual investigation. तो अर्लियर ये माना गया था कि ये पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है, लेकिन जो क्लासिकल थिंकर्स थे उन्होंने ये आइडिया दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग एक्टिविटी है, ठीक है, और इसको इस पे कहीं ना कहीं आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, एक इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। तो क्लासिकल जो थ्योरिस्ट थे इन्होंने प्रमोटेड द यूज ऑफ सर्टेन मैनेजमेंट टेक्निक लाइक रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग एंड बजटिंग, इन चीजों को प्रमोट किया जो क्लासिकल थ्योरिस्ट थे। क्लासिकल थ्योरी फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ कंसेप्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवोल्व्ड अ टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो क्लासिकल थ्योरी थी उसमें काफी सारे कंसेप्ट फॉर्मुलेट किए गए एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, टर्मिनोलॉजी को इन्वेंट किया गया विच कुड बी यूज्ड बाय सब्सिक्वेंट रिसर्चर, जिसको बाद में काफी सारे रिसर्चर्स ने इसको यूज किया। इट इंट्रोड्यूस्ड सम क्लियर थिंकिंग ऑन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन। तो इस तरह के जो कंसेप्ट थे जो कहीं ना कहीं एक वेग कंसेप्ट्स थे, इनकी थ्योरी क्लियर नहीं थी, तो इसको कहीं ना कहीं क्लासिकल जो थ्योरी थी इसमें इनको एक क्लियर थिंकिंग, एक क्लैरिटी इन चीजों पे आई। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफर्ड प्रैक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन विद रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉजिकल, रैशनल एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं एक रैशनैलिटी देखने को मिली आफ्टर दिस क्लासिकल थ्योरी। Classical theory played an important role in rationalizing and stimulating production in industrial organizations. तो जो industrial organizations है वहाँ पे भी rationality देखने को मिली, production में काफी सारी improvement देखने को मिली, ठीक है। It stimulated production in industrial organizations. The very limitation of classical theory instigated further inquiries. तो जो classical theory की जो limitations थी जो हमने अभी डिस्कस किए कि ये एक scientific नहीं है, ये सिंपल थ्योरी है, जो मोटिवेशन फैक्टर है वो कहीं ना कहीं सिर्फ इकोनॉमिक बेस पे हैं। तो उन उन सारी चीज़ों की जो लिमिटेशन थी उससे क्या हुआ कि आगे फर्दर इंक्वायरीज को कहीं ना कहीं मौका मिला इंक्वायरी करने का इन चीज़ों पे, एंड रिसर्चर्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर। In fact, classical approach to organization is considered as foundation of 20th century एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थॉट। तो कहीं ना कहीं क्लासिकल थ्योरी को एक फाउंडेशन माना जाता है उस टाइम के 20th सेंचुरी के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थॉट को। क्लासिकल थ्योरी वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग 1930 टू 1915 यूएसए। 1930 से 1950 में इसको बड़ा इन्फ्लुएंशियल माना गया। काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए, कमेटीज गठित की गई। इट इन्फ्लुएंस्ड मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी एंड कमीशंस इंक्लूडिंग Brownlow Commission 1937, first Hoover Commission 1949 and the second Hoover Commission 1955। तो ये क्लासिकल थ्योरी का पार्ट था जो हमने आज पढ़ा। हमने पहले जो फायोल का कंट्रीब्यूशन था, लूथर गुलिक का हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा, उर्विक का, मून एंड रिले, ये सब हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा क्लासिकल थ्योरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की बात करेंगे, वेबर एंड इट्स क्रिटिक्स की बात करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशंस, you can follow me on Telegram at Hers Classes IND, Hers Classes IND, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप सब्सक्राइब, कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई आपको पीडीएफ चाहिए या फिर कोई भी सजेशंस, यू कैन आस्क here on this Telegram channel and please do subscribe to channel, like, share and subscribe। मिलते हैं अगले लेक्चर, गुड लक।